बजट। तो सबसे पहले आपको जो बजट से याद रखना है वो ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में बजट शब्द एक बार भी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन बजट पेश किया जाता है हर साल, ठीक है। तो बजट पेश किया जाता है हर साल, कौन से आर्टिकल के तहत ये पेश किया जाता होगा? कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहेगा तभी तो पेश किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहे और हम करते रहेंगे, इतना तो एग्जीक्यूटिव का पावर नहीं है। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो आर्टिकल 112 में कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। आर्टिकल 112 थोड़ा सा कोई बताएगा इसमें क्या कहा गया है? कौन कौन बजट पेश करेगा? वित्तीय साधारण स्वीकार से होगा, ये देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि आपको प्रेसिडेंट टेबल पर रखेगा, अर्थात प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, प्रेसिडेंट का ये कर्तव्य है, राष्ट्रपति का कर्तव्य है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो आपको फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू ये करवाता है, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, फाइनेंस स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट की ये ड्यूटी है कि वो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को प्रति वर्ष पार्लियामेंट में प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो इसमें किसको बाइंड किया गया है? किसके लिए ये बाइंडिंग है? आर्टिकल 112 प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग है, ठीक है। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग है। ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट, अर्थात ये राष्ट्रपति का कर्तव्य है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति को बाइंड किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहता है कि भाई आपका जो 1 साल का जो लेखा जोखा है उसको आप इस डेट को प्रस्तुत कीजिए। तो वो राष्ट्रपति अपने कार्यों को फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू करवाता है, ठीक है। याद रहेगा, क्वेश्चन यहाँ पर ट्विस्ट किया जा सकता है। तो इस वजह से इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग 2018 से आपको जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का ही चेंजिंग लाया हुआ है कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। अर्थात प्रत्येक साल के 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कब से? 2018 से। इससे पहले क्या था? तो अप्रैल के महीने में प्रस्तुत किया जाता था, अप्रैल या मई में, ठीक है। उस टाइम कोई बाइंडिंग नहीं था कि कौन से डेट को, लेकिन इन्होंने डेट भी फिक्स कर दिया गया है कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत कर देना है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं या नुकसान क्या हो सकते हैं? पहले जो हम लोग मई में ये प्रस्तुत करते थे उससे घाटा क्या था? मई वाले से घाटा निकाल लीजिए तो इसका बेनिफिट पता चल जाएगा। क्योंकि मई से जो हम लोग फरवरी लेकर के आए तो कुछ ना कुछ इशू होगा तभी तो फरवरी लाया गया। तो यहाँ पर पहला नुकसान क्या हो जाता था कि आपको अगर मई में बजट पेश किया गया तो आपके पास 1 अप्रैल से लेकर के और जितने मई तक बजट आपका पास नहीं हो पाया, इस बीच में जो फाइनेंशियल गतिविधियां थीं वो या तो स्लो डाउन हो जाती थी या फिर स्टॉप हो जाती थी। जो भी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स होंगे वो स्लो डाउन पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके पास इस फाइनेंशियल ईयर के खर्च के लिए पैसे अभी तक आवंटित नहीं हुए थे। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया गया। अब ये 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा तो क्या होगा कि आपको फरवरी तक में पास हो जाएगा। 1 फरवरी में प्रस्तुत हुआ तो लगभग आपका 28 फरवरी आते आते पास हो जाएगा। इतना लंबा टाइम नहीं लगता है, लगभग आपको हार्डली 10-12 दिन लगते हैं या 15 दिन, जो भी लगे। मतलब कि कुल मिलाकर के हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, उससे पहले ये बजट आवंटित हो चुका रहेगा और सारे मिनिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और वो मिनिस्ट्री अपने नीचे जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस डिपार्टमेंट में खर्च करना होगा वहाँ पर ये 31 मार्च तक ये पैसे भेज चुके होते हैं।
तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे पास स्लो डाउन थोड़ा सा, जो 1 महीने वाला जो पीरियड आ रहा था अप्रैल मई, ये पीरियड आपका स्लो डाउन का नहीं आएगा। अर्थात जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स या जो भी प्रोजेक्ट्स जो फंसे हुए थे वो आपका स्मूथली वैसे ही चलता रहेगा। तो इस वजह से इसको 1 फरवरी को लाया गया। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं बजट। ठीक है, तो कैसे ये प्रस्तुत किया जाता है ये हम लोग फंडा देखेंगे कि क्या क्या इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, और ये जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको 2021-22 के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा, तो उस बजट में आपको क्या क्या आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का अगर बजट प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर आपको 3 साल का रिपोर्ट दिया जाता है। 3 साल में कौन कौन से, तो एक अपकमिंग वाला जो अभी आएगा, दूसरा प्रेजेंट वाला, और लास्ट जो है वो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का डाटा प्रस्तुत किया जाता है। तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए जब हम लोग बजट बनाएंगे तो उसमें 2021-22 अर्थात अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर जो है, चूँकि ये 1 फरवरी को प्रस्तुत हो रहा है, तो अर्थात 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत हो रहा है, तो 1 फरवरी 2021 को हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है 21-22 का। ये कब आपको स्टार्ट होगा, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो इस वजह से इसको मैं अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा हूँ। तो इसका क्या दिया जाएगा, तो इसका एस्टिमेट दिया जाएगा, अर्थात अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में इतने करोड़ रुपए की आवश्यकता है, ये चीज़ बताया जाएगा। तो इसमें क्या क्या, जैसे कि किस डिपार्टमेंट में कितने पैसे देने हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने रुपए खर्च करने हैं, ये सब जो है इसका एस्टिमेशन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है 2021-22 वाले का। अब इसके बाद जो है 2020-21 में आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर है, अर्थात जो चल रहा है। चूँकि 1 फरवरी है तो 1 फरवरी को जो है 2020-21 अभी चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, तो इस वजह से इसको मैं प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर लिखा हूँ। इसमें आपको 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो एस्टिमेट आ जाता है और दूसरा रिवाइज्ड एस्टिमेट आ जाता है। और फिर क्या किया जाता है कि पूरे 1 साल को 4 क्वार्टर में डिवाइड किया जाता है, और हर एक क्वार्टर का आपको अलग अलग ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 3 क्वार्टर बीत चुके होते हैं, तो चूँकि 3 क्वार्टर हमारा बीत चुका हुआ है, तो इस वजह से 3 क्वार्टर का हम एस्टिमेट देते हैं कि इतना खर्च हो चुका होगा। एक्चुअल फिगर्स नहीं आया रहता है, इस वजह से इसको एस्टिमेट में लिखा हूँ। क्योंकि जस्ट अभी किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च हुआ वो अभी ऊपर तक नहीं पहुँचेगा डाटा। क्योंकि हर एक फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डेट जो होता है वो आपको 31 मार्च रहता है, इसी वजह से हम लोग मार्च क्लोजिंग कहते हैं। तो ये डाटा अभी क्वार्टरली ये नहीं पहुंचता है, तो इस वजह से इसका एस्टिमेट किया जाता है। अब इसके बाद जो 1 क्वार्टर बच गया है, जो जनवरी से मार्च वाला जो हमारा क्वार्टर है, उसके लिए हम लोग रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रस्तुत करते हैं। अर्थात इसमें जो है मुद्रास्फीति वगैरह हो गई, या किसी मूल्य का रेट बढ़ गया, या किसी प्रोजेक्ट में टाइम ज़्यादा लग गया, टाइम लैग्स वगैरह से उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ गया, तो उसके लिए जो है रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रस्तुत किया जाता है कि जो हमने इतना खर्च करना था, इतना में ये काम नहीं हो पाएगा, हमें 2 करोड़ के बजाय 2.5 करोड़ की आवश्यकता है। तो इसके लिए लास्ट क्वार्टर के लिए रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हम लोग 2020-21 पे आ गए। अब हम लोग चलते हैं 19-20 पर। तो 19-20 का आंकड़ा क्यों दिया जाता है, तो चूँकि ये बीत चुका है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, इसलिए मैं इसको लिख दिया हूँ। चूँकि ये बीत चुका है और इसमें आपको बजट का एक्चुअल फिगर्स पता चल जाएगा। क्योंकि अब तक क्या हो चुका रहेगा कि सारा डाटा आपको नीचे से आ चुका रहेगा कि कितना एक्चुअल खर्च हुआ, तो कितना एक्चुअल खर्च हुआ, तो इस वजह से एक्चुअल फिगर ऑफ बजट आपको मिनिस्ट्री के पास पहुंच चुका होता है और वो आपको पार्लियामेंट में सबके सामने रखा जाता है। अब इसके बाद जो आपको पीटी में एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये है कि बजट जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है या फिर राज्यसभा में। हाँ, बजट जो है आपको दोनों ही सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन में सेम डेट को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन राज्यसभा में जो है वो बस टेबल पर रख दिया जाता है, अर्थात प्रस्तुत कर दिया गया। वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं जाएगा कि वो बजट पढ़ के सुनाए।
फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बजट पढ़ेगा, ठीक है, और राज्यसभा में जो है वो बस टेबल पर रख दिया जाता है कि ये बजट है, इसको लोकसभा में आज से प्रस्तुत किया जा रहा है। उन लोगों को अगर पढ़ना है, डिबेट करना है वो करें, बट उनके डिबेट से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको एज ए मनी बिल बना दिया जाता है, और मनी बिल पर वोटिंग राइट्स जो है वो आपको लोकसभा का ही है। राज्यसभा इस पर कुछ भी चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकती है। तो इस वजह से लोकसभा में डिबेट होता है और राज्यसभा में सिंपली टेबल पर रख दिया जाता है। आप लोग को बहस करना हो कीजिए, आपके बहस से लोकसभा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बजट सिंपली आपको मनी बिल बना करके पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, और मनी बिल बन गया तो इसी वजह से इस पे वोटिंग पावर जो है वो आपको केवल और केवल लोकसभा का रहेगा, राज्यसभा का नहीं रहेगा। बट राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा की टेबल पर रखा जाता है बजट को कि वो चाहें तो चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और मनी बिल आपका आर्टिकल 110 में है, और इस पे जो राज्यसभा का पावर है वो बस ये है कि इसको 14 दिन के लिए आपको पेंडिंग छोड़ा जा सकता है, और अगर इस 14 दिन में वो पास नहीं किया तो भी बजट को अपने आप पास माना जाएगा। अब इसके बाद बजट में दो पार्ट हो जाते हैं, आपको एक रिवेन्यू पार्ट होता है और दूसरा एक्सपेंडिचर पार्ट। रिवेन्यू को हिंदी में राजस्व बोलते हैं, सिंपली इसको समझ लीजिए आय, अर्थात जो इनकम आएगा, गवर्नमेंट के पास जो पैसे कलेक्ट किए जाएंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो टैक्सेशन सिस्टम से आएगा। तो कर वगैरह से जो भी आपको पैसे आते हैं वो आपका रिवेन्यू पार्ट कहलाएगा, और इससे संबंधित थोड़े बहुत चेंजिंग किए जाते हैं वो आपको रिवेन्यू पार्ट में ही उसको कवर किया जाता है। अर्थात जो इनकम टैक्स जो है उसको बढ़ा करके इतना कर दिया गया या इतना घटा दिया गया, या सीलिंग अमाउंट जो है वो इतना कर दिया गया, तो ये सब जो है रिवेन्यू पार्ट में उसको कंसीडर करेंगे। अब सेकंड आता है एक्सपेंडिचर पार्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें किस टाइप के व्यय होंगे, तो एक डिमांड हो सकता है, अर्थात कोई मिनिस्ट्री जो है वो क्या डिमांड करती है। सपोज कीजिए कि डिफेंस मिनिस्ट्री को कोई मिसाइल प्रोक्योर करना है, कोई मिसाइल बाहर से आयात करना है, या फिर कोई प्लेन ही मंगाना है जैसे कि राफेल मंगाया गया। तो इस तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री का अपना डिमांड होगा, और डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगा कि ये फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजता है कि हाँ आने वाले अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में मुझे इतने करोड़ रुपए इस चीज़ के लिए चाहिए, चाहे अब राफेल मंगाए या स्पाइक मंगाए या कोई कुछ और ड्रोन मंगाए। तो वो क्लियरली बताता है कि इतना हमको यूएवी चाहिए, इतना ड्रोन चाहिए, उसके लिए ये हमें खर्च की ज़रूरत है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को बताएगा, और फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने बजट में इंक्लूड करके और फिर प्रस्तुत करेगा। तो ऐसे ही जो है हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मंत्रालय अपना अपना डिमांड भेजता है, ठीक है। अब सेकंड आते हैं ग्रांट्स पर। अर्थात ग्रांट्स क्या हुआ कि ये आपको कुछ पैसे आपको ग्रांट्स पर दिए जाते हैं, अनुदान दिया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि वित्त रहित शिक्षकों को अनुदान दिया जाता है, या कुछ कॉलेज वगैरह को, यूनिवर्सिटी को फंड्स दिए जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क के लिए या फिर रिसर्च वर्क के लिए। तो ये सब ग्रांट्स में आते हैं। अब इसके अलावा जो है वैसी सैलरी या फिर वैसे खर्च जो कि आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर आधारित हैं, अर्थात भारत की संचित निधि से जो पैसे निकाले जा सकते हैं उसको भी एक्सपेंडिचर पार्ट में ही रखा जाता है। तो चूँकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है आपको तभी पैसे निकाले जा सकते हैं जबकि आपको पार्लियामेंट उसको रिकमेंड करे। जब तक पार्लियामेंट नहीं कह सकता तब तक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। तो इसी वजह से इसको जो है बजट में ही प्रस्तुत करके और फिर पास करा लिया जाता है। अब जो है इसमें राज्यसभा का कोई पावर नहीं होता है बजट पर, वोटिंग पावर जो है केवल और केवल लोकसभा के पास होते हैं। तो लोकसभा जो है वोटिंग कर सकता है या फिर मोशंस ला सकता है, ठीक है। तो बजट से एक संबंधित आपको 3 टाइप के मोशन लाए जा सकते हैं। पहले तो बजट से संबंधित केवल एक ही मोशन आता है, वो है कट मोशन। इसमें क्या होता है कि कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है। अब इस कटौती के प्रस्ताव को जो है हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला पॉलिसी कट, सेकंड इकोनॉमी कट, और तीसरा जो है ये टोकन कट। अब पॉलिसी कट में क्या होता है कि आपने जो पॉलिसी लाई, ठीक है,
उस पॉलिसी को पूरा ही पूरा रद्दी बता दिया गया, बेकार बता दिया गया और कहा गया कि ये पॉलिसी बेकार है, इसको नहीं लाना है। ठीक है, तो अब इस पॉलिसी को जब बेकार बता दिया गया, सपोज कीजिए कि आपको कोई जैसे कि राशन वगैरह का, राशनिंग का ये लाया गया, पॉलिसी लाया गया, जिसमें कहा गया कि गरीबों को जो है प्रतिदिन 100-100 किलो गेहूं देना है। तो भाई ये जो आपका ये प्रस्ताव है, ये तो बिल्कुल ही फैक्चुअल नहीं है कि 100 किलो एक गरीब क्या करेगा एक दिन में। ठीक है, तो अब इस पॉलिसी को हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि पॉलिसी कट, अर्थात ये पॉलिसी आपकी गलत है, इस पॉलिसी को पास नहीं करना है, ये पॉलिसी हटाइए। तो इसमें क्या होता है कि पॉलिसी कट अगर पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो गवर्नमेंट की निंदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मनी बिल है। मनी बिल अगर पास नहीं हो पाया तो गवर्नमेंट गिर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से कभी भी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी नहीं लाती है जो कि उस पर पॉलिसी कट मोशन लाया जा सके, तो ऐसा वो चीज़ लाते ही नहीं हैं। और इसमें अगर ये पास हो जाता है तो इस पॉलिसी का जो अमाउंट है वो सीधे रिड्यूस करके 1 रुपीज़ कर दिया जाता है कि आप 1 रुपये में इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, ये बस समझने के लिए है कि ये पॉलिसी आपका कट हो चुका है। अब चूँकि उस एमपी की भी तो इज्जत है, फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी इज्जत है, इस वजह से कह दिया जाता है कि इस पॉलिसी के लिए हम 1 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बस उस एमपी की इज्जत रखने के लिए ये अमाउंट को रिड्यूस करके 1 रुपीज़ कर दिया जाता है कि इस 1 रुपये में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो कर दीजिए, वर्थ छोड़ दीजिए। और ये हो गया कि पॉलिसी पर ही सेंसर ला दिया गया, पॉलिसी पर ही आपत्ति आ गई। अब इसके बाद आते हैं इकोनॉमी कट। इकोनॉमी कट में ये आपका जो खर्च का जो ब्यौरा है, जो एक्सपेंडिचर है, उसमें कहा जाता है कि भाई आप जो इस काम के लिए आप 100 करोड़ जो खर्च कर रहे हैं, तो ये 100 करोड़ नहीं, आप 90 करोड़ में काम कीजिए। सपोज कीजिए कि कोई एक रेलवे लाइन बिछानी है आपको दिल्ली से बनारस तक, इसके लिए 100 करोड़ आपको प्रस्तुत किया गया कि 100 करोड़ का डिमांड रखा गया कि 100 करोड़ इस काम के लिए चाहिए। इसमें क्या होगा कि पार्लियामेंट आपको कहेगी कि नहीं 100 करोड़ नहीं, आप 80 करोड़ में काम कीजिए। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमी कट अर्थात इकोनॉमी को कट किया गया। ठीक है, जो आपका खर्च है उसको कम कर दिया गया, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमी कट। इसमें सिंपली डिमांड को रिड्यूस कर दिया जाता है। क्लियर? अब हम आते हैं टोकन कट पे। तो टोकन कट में आपका क्या होता है कि आपने कोई ऐसी पॉलिसी लाई जो कि क्लियर नहीं है, अर्थात क्लेरिफाई नहीं किया हुआ है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि टोकन कट लाया जाता है कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसको आप क्लेरिफाई कीजिए। अब क्लेरिफाई करने के बाद आपकी जो पॉलिसी है, जो आपकी डिमांड है वो अच्छी लगी, लेकिन आपने इसको ठीक से प्रस्तुत नहीं किया था, इसी वजह से टोकन कट लाना पड़ा, तो इसके लिए पेनाल्टी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पेनाल्टी में किया क्या जाता है कि अगर आपका ये पॉलिसी पास हो जाता है तो इस पॉलिसी में 100 रुपीज़ आपको कम कर दिए जाएंगे, सिंपली 100 रुपीज़। जैसे कि सपोज कीजिए कि ये पॉलिसी आपकी 1 करोड़ की थी, तो 1 करोड़ में से 100 रुपीज़ कम कर दिए गए, बाकी आपको दे दिया जाएगा कि इतने में आपको खर्च करना है। तो ये बस इसलिए लाया जाता है कि आपने पॉलिसी ठीक से नहीं लाया था, आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि टोकन कट कि इस पॉलिसी में आपको करना क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। चूँकि आपको कहने में यहाँ पे गलती हुई है, तो इसके लिए आप 100 रुपये की पेनाल्टी आपके बजट में कम कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ था टोकन कट। चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग बुलेटिन देखते हैं, और इसको इंग्लिश में भी आपको गिलोटिन ही कहा जाता है। इसको क्या किया गया है कि केवल और केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, केवल और केवल संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में, अर्थात जहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म है वहाँ पर बुलेटिन नहीं होता है। तो जहाँ पर संसदीय व्यवस्था है जैसा कि इंडिया में है, तो वहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें किया जाता है कि जब समय का अभाव देखा जाता है, लास्ट में जब देखा जाता है कि अभी बजट को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा है और टाइम जो है बजट सत्र का वो समाप्ति पर है, 2 या 3 दिन बच गया है, तो इस टाइम में क्या किया जाता है कि सारे मैटर्स को
एक बार में क्लब कर दिया जाता है। उसमें क्या कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना करोड़ रुपए, पुस्तकों पर इतना करोड़ रुपए, डिफेंस सेक्टर में ये तोप खरीदना है तो इस तोप के लिए जो है इतना करोड़ रुपए, या फिर ये बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदना है तो उसके लिए इतने करोड़ रुपए। अर्थात इस पे बहस नहीं होगा, केवल पढ़ दिया जाता है कि ये चीज़ परचेजिंग के लिए इतने करोड़ रुपए, या ये सड़क निर्माण के लिए इतने करोड़ रुपए। इस तरीके से सिंपली पढ़ दिया जाता है और सारे एक्सपेंडिचर को एक साथ क्लब कर दिया जाता है, एक साथ मिला दिया जाता है। तो इसको जो है हम लोग गिलोटिन बोलते हैं। अब हमारे लेजिस्लेचर का काम क्या होता है कि वो एग्जीक्यूटिव के खर्चों पर कंट्रोल करे, एग्जीक्यूटिव पर चेक एंड बैलेंस करे, अर्थात उनका निरीक्षण करे कि वो क्या कर रहे हैं। अब ये क्या शो कर रहा है गिलोटिन, तो ये आपको एग्जाम्स में दे सकता है कि इट शोज पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर एग्जीक्यूटिव, अर्थात विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल को ये कमज़ोर साबित करेगा। कमज़ोर किस मायने में, तो ये जो है आपको वो किस क्षेत्र में खर्च कर रहा है इस पर वो बहस नहीं किया, एग्जीक्यूटिव बहस नहीं किया, बस केवल सिंपली पढ़ दिया। उसका क्या रीज़न है, क्या तुक बनता है, ये डिस्कस नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये शो करता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो वीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि गिलोटिन करता क्या है। तो ये आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल किसका शो करता है, तो यहाँ पर आपको गिलोटिन, और किसके ऊपर, तो एग्जीक्यूटिव पर, और किसका, तो लेजिस्लेचर का। अर्थात लेजिस्लेचर का जो कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के ऊपर होना चाहिए था वो सही से ये नहीं हो पाया यहाँ पर। तो ये था गिलोटिन, और ये केवल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार में, इसको मैं केवल संसदीय सरकार लिख देता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट होता है क्या है, इसको हिंदी में लेखानुदान बोलते हैं। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको जब 1 जुलाई या फिर जून से जो आपको बजट प्रस्तुत किया जाता था, उस समय क्या होता था कि मार्च नहीं, अप्रैल और मई, या फिर कुछ दिन जून कह सकते हैं, तो इस बीच जो है वित्त की कमी ना पड़े, तो इसके लिए जो है वोट ऑन अकाउंट की पॉलिसी लेके आई गई थी। इसमें किया जाता था कि केवल और केवल डायरेक्ट पहले जो कार्य हैं वो ना रुके, इसके लिए आपको अकाउंट पर वोटिंग हो जाती थी, और इससे वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ अमाउंट, भारत की संचित निधि से कुछ अमाउंट निकाल लेते थे, और वो प्रोजेक्ट्स और वो कार्य ना रुके इसके लिए वो पैसे दे दिए जाते थे। तो इसमें कितने पैसे दिए जा सकते हैं मैक्सिमम, तो ये आपको मैक्सिमम 1/6 ऑफ प्रीवियस बजट, प्रीवियस ईयर का जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसका केवल 1/6 भाग दिया जा सकता है। तो इसे आपको याद रखना होगा कि प्रीवियस ईयर के 1/6 भाग का जो बजट है वो अमाउंट आपको वोट ऑन अकाउंट के थ्रू खर्च किया जा सकता है। और क्यों ये लाया गया था, तो वित्त की कमी ना पड़े इन महीनों में, तो इसके लिए ये लेकर के आया गया था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट टॉपिक पर बजट का। यह है हमारा अंतरिम बजट या इंटरिम बजट। तो इसमें होता क्या है, जब नई इलेक्शन ईयर है, तो अब इलेक्शन के बाद नई सरकार आएगी, तो नई सरकार आएगी तो वो पुरानी सरकार के बजट के ऊपर वो काम तो नहीं करेगी। तो उस समय क्या होता है कि जितने दिन की वो सरकार बचती है, अर्थात जितने दिन इलेक्शन पीरियड के हैं, उस पीरियड के लिए वो अपना बजट प्रस्तुत करते हैं, और इस चीज़ को अंतरिम बजट कहा जाता है। इस बजट में कोई भी नए स्कीम्स वगैरह नहीं लाए जाते हैं, जो पुराने स्कीम्स चल रहे हैं उसी को चलने दिया जाता है, और उसी का जो एक्सपेंडिचर है उसको रिव्यू करके बढ़ा दिया जाता है, ताकि वो प्रोजेक्ट्स वगैरह रुके नहीं, वो कार्य चलते रहें। तो अंतरिम बजट में बस सिंपली इतना ही है। और इसमें जो है अंतरिम बजट के बाद जब नई सरकार आती है तो फिर वो अपना पूरा बजट प्रस्तुत करती है। तो अंतरिम बजट प्लस एक फुल बजट, उस साल में 2 तरीके के बजट हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो बजट इतना ही है। ओके, थैंक यू।